नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आज जियोग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। और हम आज दोस्तों सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सौर मंडल आखिर क्या होता है। दोस्तों हमने कल मंदाकिनी पढ़ी थी, जैसा कि आपको ध्यान ही होगा कि हमारी मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, यह है। और इसी में दोस्तों इस एक मंदाकिनी में, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, इसमें पता नहीं कितने हजारों करोड़ों सौर मंडल स्थित होंगे, जिसमें से एक पार्ट हमारा भी है, जिसका हमारा पार्ट जो है उसका सौर मंडल वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब जो हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है वह है सूर्य, एवं सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, जो भी आकाशीय पिंड जो होते हैं दोस्तों, उनके समूह को ही हम क्या कह देते हैं, सौर मंडल। अर्थात सौर मंडल में हमारा दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से आते हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सभी और जितने भी खगोलीय पिंड है दोस्तों, ये सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सौर मंडल बनाते हैं। और दोस्तों एक सौर मंडल का उदाहरण है प्लेनेमस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्लेनेमस है वह हमारे सौर मंडल के जैसा ही दिखने वाला एक अन्य सौर मंडल है, जिसका नाम है प्लेनेमस। अगला देखो जो दोस्तों, सौर मंडल में सबसे पहला स्थान आता है हमारे सूर्य का। क्या दोस्तों, सूर्य का आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, ग्रह एवं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में दोस्तों हम जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं करेंगे वन लाइनर फैक्ट में। तो दोस्तों जो सूर्य है वह हमारी मंदाकिनी से दोस्तों 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एवं दोस्तों ये जो सूर्य है ये भी अपने सौर मंडल मंदाकिनी का क्या दोस्तों, चक्कर लगाता है। तो ये जो चक्कर है वो दोस्तों 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लगाता है, ठीक है ना दोस्तों। और इसको एक जो परिक्रमण करने में दोस्तों कितने वर्ष लग जाते हैं, इसे लगभग 25 करोड़ वर्ष का इसको टाइम लगता है दोस्तों। सूर्य है दोस्तों वह हमारे दुग्ध मेखला में से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और हाँ दोस्तों, आप प्रकाश वर्ष बराबर जानते ही होंगे कितना होता है, जैसे कि हमने कल बताया था 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसे आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये 12-15 हो जाएगा और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इतने किलोमीटर दूर हमारा सूर्य जो है वह मंदाकिनी पे स्थित है। आगे दोस्तों चलते हैं। जो हमारा सूर्य है दोस्तों वो उसका जो मध्य पॉइंट है वह 25 दिन में मध्य भाग एवं 35 दिन में ध्रुव वाला जो पार्ट होता है इसका दोस्तों, वह परिक्रमण पूर्ण करता है, एक घूर्णन पूरा करता है। और दोस्तों ये जो सूर्य है हमारा, उसमें लगभग, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, चाहे वह ग्रह हो, चाहे तारे हो, चाहे कोई भी हो, वह लगभग गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें 71% हीलियम होता है सूर्य में, एवं दोस्तों 26 से 27% हाइड्रोजन, सॉरी दोस्तों, हीलियम जो होता है वह 26 से 27% होता है और हाइड्रोजन जो होता है वह 71% होता है। एवं दोस्तों यह नाभिकीय संलयन द्वारा जो भी प्रकाश एवं ऊर्जा विमोचित करता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। एवं हीलियम बनाने पर इसमें से नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन होने के लिए दोस्तों कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये सूर्य के बारे में थोड़ी फैक्ट हैं। एवं इसके दोस्तों सूर्य का जो केंद्र होता है दोस्तों, उसका जो टेम्परेचर होता है वह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पे नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह संपन्न हो पाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं इसके जो
बाहरी सतह है दोस्तों, सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका जो तापमान होता है दोस्तों वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये जो संलयन की प्रक्रिया है वह वैज्ञानिक हैंस बेथ ने यह बताया था कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है जिसमें 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। और दोस्तों जो हमारे सूर्य की उम्र है दोस्तों, उम्र जो है हमारे सूर्य की वह है 10 अरब वर्ष। और दोस्तों जिसमें से हमारा सूर्य जो है वह 5 अरब वर्ष पूर्ण कर चुका है। और दोस्तों हमने कल आपको पढ़ाया था कि जैसे जैसे जो तारे होते हैं, सूर्य भी हमारा एक तारा ही है, तो जैसे जैसे ये अपनी अवस्था की ओर जाते जाते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। तो पहले दोस्तों क्या होता है, वह सफेद होता है, फिर सॉरी दोस्तों, पहले नीला होता है, फिर उसके बाद सफेद होगा, फिर उसके बाद पीला होगा और उसके बाद फिर लाल होगा। तो हमारा दोस्तों जो ये 2 अवस्थाएं हैं वह पूर्ण कर चुका है सूर्य, और ये तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो सूर्य का जो दीप्तमान सतह होता है, दीप्तमान सतह, यह प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य का जो दीप्तमान सतह होता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है, एवं इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। इसे वर्णमंडल भी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों प्रकाश जो है सूर्य के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो वर्णमंडल में क्या होता है दोस्तों, इसमें सूर्य के द्वारा प्रकाश जो है वह अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। अगर दोस्तों प्रकाश का अगर अवशोषण ना किया जाता तो यह सफेद रंग का दिखाई देता, और अगर प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है तो यह लाल रंग का दिखाई देता है। एवं दोस्तों सूर्य जो है, सूर्य में जब ग्रहण होता है, जब दोस्तों सूर्य में जब ग्रहण होता है तो वो उसका जो थोड़ी सी पार्ट जो दिखाई देता है चमकता हुआ, सूर्य का जो थोड़ा सा पार्ट जो चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ जो दिखाई देता है वह दोस्तों करोना कहलाता है। सूर्य किरीट या करोना कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कोरोना फैला हुआ है उससे आप मत एंटिसिपेट कर लीजिएगा, ये दूसरा ही कोरोना है। और इस कोरोना के आने पर या फिर सूर्य किरीट या सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आप सूर्य की किरणों को मत देखें, क्योंकि उसमें से एक्स रेज निकलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट थे अभी ये सूर्य के बारे में। और दोस्तों सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो होता है दोस्तों वह 497 सेकंड्स में पृथ्वी पर पहुंचता है, या इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 8 मिनट 17 सेकंड में दोस्तों यह पृथ्वी पर पहुंच जाता है। एवं दोस्तों जो सूर्य जो होता है उसका अगर लौ जो होता है दोस्तों, ज्वाला जिसे हम कहते हैं, तो अगर वह उत्तरी ध्रुव पर चमक रहा है तो इसको उत्तरी ध्रुव वाले पार्ट को हम ज्वाला को क्या कहेंगे, ऑरोरा बोरियालिस। एवं जो दक्षिणी ध्रुव पर जो ज्वाला रहेगी सूर्य की उसको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। दोस्तों हम इस तरह से ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी साइड पे स्थित है, इसलिए हम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों हम थोड़ी ब्रह्मांड के बारे में कुछ फैक्ट कल बताना भूल गए थे, तो आइए देखते हैं। ब्रह्मांड जो है
तो दोस्तों इसकी सबसे पहले आप जानते ही हैं कि इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत के द्वारा समझा गया था। भू केंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत में क्या होता था दोस्तों कि पुराने जमाने में जो भी सिद्धांत दिए गए थे उनके पास ऐसी गणितीय विधि या फिर और कुछ नहीं था जिसके कारण वो जान सकें कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में सूर्य केंद्र पर स्थित है या फिर हमारा पृथ्वी स्थित है। इसलिए पहले भू केंद्रीय सिद्धांत को लागू किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भूमि है, जो हमारी पृथ्वी है, वह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। और इसे समझाया था किसने दोस्तों? क्लाइडिमस टॉल्मी ने। क्लाइडिमस टॉल्मी ने भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था। और इसका जो दूसरा है दोस्तों वह है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस। तो ये दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, भू केंद्रीय सिद्धांत जो है दोस्तों वह क्लॉडिमस टॉल्मी ने दिया था एवं जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है वह कॉपरनिकस ने दिया था। एवं दोस्तों जो ग्रहों की कक्षाओं की गति होती है, ग्रहों की कक्षीय गति, इसके बारे में जो जानकारी दिया था वो केपलर ने दिया था। केपलर। दोस्तों ये वन लाइनर फैक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉल्मी ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस ने। वह ग्रहों की कक्षीय गति केपलर के द्वारा बताया गया था। एवं केपलर ने यह भी बताया था दोस्तों कि हमारे जो ग्रह हैं वह परिक्रमण के समय दीर्घ वृत्ताकार पथ निर्माण करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ निर्माण करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारा कल थोड़ी सी भूल गया था दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में, तो हमने आज की क्लास में इसको पूर्ण कर दिया है। तो आइए चलते हैं आगे। सूर्य। दोस्तों सूर्य के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। दोस्तों सूर्य में कुछ धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो कि ये दोस्तों धब्बे जो होते हैं जहां पर भी होते हैं वहां पे 1500 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर कम कर देते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। और दोस्तों ये जो धब्बे होते हैं वह 22 वर्षों तक बने रहते हैं, जो कि 11 वर्षों तक ये जो धब्बे होते हैं दोस्तों 11 वर्षों तक बढ़ते हैं और फिर 11 वर्ष तक घटते हैं। यानी इनकी टोटल जो उम्र हो जाती है दोस्तों वह 22 वर्ष कहलाती है। और इनके बनने से दोस्तों ये जिस पार्ट में भी बनते हैं तो उस पार्ट के सामने जो आने वाले ग्रह हैं या हमारी पृथ्वी ही कह ले दोस्तों, तो उसके सामने जो भी रेस जो जाएंगी तो वो क्या करेंगी दोस्तों कि हमारे रेडियो, टेलीविजन है ना, इनमें गड़बड़ी उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि ये चुंबकीय झंझावट उत्पन्न करती हैं। मैग्नेटिक स्ट्रॉम इनके द्वारा दोस्तों धब्बों के द्वारा मैग्नेटिक स्ट्रॉम क्रिएट किया जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रॉम क्रिएट किया जाता है और ये हमारे टीवी, रेडियो, जो भी हमारे तरंगों से चलने वाली मशीनें हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों हाँ, एक फैक्ट है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आप इसको हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एवं दोस्तों जो हमारा सूर्य है वह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। अब दोस्तों हम सौर मंडल के पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। क्या दोस्तों इस तरह से समझाने का मेरा मतलब है कि दोस्तों आपको हर चीजें समझ में आ जाएं। और आप दोस्तों इसी तरह से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो कि परीक्षा के अंतिम समय में आपको देखने के लिए एवं पढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो सूर्य है, सूर्य के बारे में आपको पूरी जानकारी वन लाइनर फैक्टर मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी गई होंगी। अब आगे चलते हैं, सौर मंडल के पिंडों के बारे में पढ़ते हैं। सौर मंडल की पिंड। तो दोस्तों सौर मंडल के पिंड जो हैं इनका निर्धारण आखिर करता कौन है दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों है एक है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब
IAU। इसके द्वारा दोस्तों निर्धारण किया जाता है कि कोई भी ग्रह जो होगा वह ग्रह के श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, तो जो भी होगा इन्हीं के द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें इनके द्वारा 3 टाइप से ग्रहों का निर्धारण किया गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, दूसरे हैं दोस्तों बौने ग्रह एवं तीसरे हैं दोस्तों लघु सौरमंडलीय ग्रह। तो दोस्तों परंपरागत ग्रह में कौन से आएंगे? वही जो हमारे 8 ग्रह हैं दोस्तों। यह पहले 2006 के पहले इसकी संख्या 9 हुआ करती थी, जिसमें प्लूटो को IAU द्वारा जो है दोस्तों प्लूटो को इसे बौनों ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। तो 2006 के बाद दोस्तों हमारे 9 ग्रह की तुलना में 8 ग्रह ही परंपरागत ग्रह बचे हुए थे। और जो बौने ग्रह की श्रेणी में आएगा दोस्तों वह है प्लूटो, और दोस्तों एक और नाम रखिएगा चेरॉन। प्लूटो एवं चेरॉन जो है वह बौने ग्रह में आते हैं। और जो लघु सौरमंडलीय पिंड जो कहलाते हैं दोस्तों, पिंड इसमें दोस्तों सब कुछ आएगा, जैसे हमारे धूमकेतु, उपग्रह, हमारा जो चंद्रमा है दोस्तों वह इसी के श्रेणी में आता है, एवं अन्य खगोलीय पिंड। तो दोस्तों ग्रह होने की अब दोस्तों इसकी कुछ शर्तें हैं। IAU ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं कि कोई भी ग्रह कैसे हो सकता है या इसको निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो इसकी 3 शर्तें हैं दोस्तों। एक तो शर्त है कि वह सूर्य का परिक्रमण करना चाहिए, वह किसी भी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ को काटना नहीं चाहिए। तो पहला क्या है दोस्तों, वह सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए, एवं दूसरा जो है वह दूसरे ग्रहों के परिक्रमण पथ को काटना नहीं चाहिए, एवं उसका दोस्तों पर्याप्त जो हो उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल हो। तीसरा लिख लीजिएगा आप, तीसरा जो है पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल उसके पास होना चाहिए, एवं दोस्तों वह ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पे अन्य कोई खगोलीय पिंड स्थित ना हो। तो दोस्तों इसमें थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है। तो चौथा जो होगा दोस्तों वह नोट कर लीजिएगा कि उसके पास आसपास कोई भी अन्य खगोलीय पिंड ना हो। दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें जरूर एक बार कांटेक्ट करके या फिर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देंगे, तो मैं उस टॉपिक को फिर से दोबारा से समझा दूंगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो हम दोस्तों ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रह हमारे 2 प्रकार से हैं दोस्तों। एक है आंतरिक ग्रह और एक होते हैं बाह्य ग्रह। दोस्तों इन दोनों की जो बाउंड्री शेयर करता है वह क्षुद्र ग्रह करते हैं। क्षुद्र ग्रह दोस्तों यह किसके किसके बीच में पाया जाता है दोस्तों? यह मंगल ग्रह एवं बाह्य ग्रह में दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो होता है वह उन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और यही आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह का निर्धारण करते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह के हमारे इधर साइड में आएंगे वो सबके सब आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एवं इधर साइड बाह्य ग्रह में दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह अब जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो है ग्रहों को अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। इसमें 8 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। दूसरा है घनत्व के आधार पर।
तीसरा है सूर्य से दूरी, चौथा है द्रव्यमान के अनुसार, पांचवा है परिक्रमण काल के अनुसार, छठवां है परिभ्रमण काल के अनुसार, सातवां है कक्ष के झुकाव के आधार पर, एवं जो आठवां है दोस्तों वह है दिशा के आधार पर तो दोस्तों दिशा के आधार पर कहने का मतलब यह है कि वह उसका जो परिक्रमण काल है या उसके घूमने की जो दिशाएं हैं वह पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन आते हैं आकार के क्रम के अनुसार। तो आकार के क्रम के अनुसार आप जैसे कि जानते हैं सबसे बड़ा जो है हमारा वो कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद दोस्तों हमारा कौन सा ग्रह है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर दोस्तों उसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। तो दोस्तों इस क्रम को जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों घनत्व के अब आते हैं दोस्तों घनत्व के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर जो दोस्तों हैं वह है सबसे हल्का ग्रह हमारा शनि कहा जाता है। बढ़ते क्रम में तो शनि, अरुण, फिर दोस्तों बृहस्पति, फिर उसके बाद आता है मंगल, फिर आता है शुक्र, फिर लास्ट में अपनी पृथ्वी आती है दोस्तों। एवं सूर्य से दूरी के अनुसार आप जानते ही हैं दोस्तों, इसे मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार फिर से रिपीटेशन मैं किए दे रहा हूं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब दोस्तों अब चौथे वाले में आते हैं अपन द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार जो है दोस्तों वो है सबसे भारी ग्रह। तो सबसे भारी ग्रह हमारा कौन सा है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में अगर हम चलेंगे तो हमारा सबसे पहले सबसे हल्का कौन सा है, बुध, फिर आता है दोस्तों शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से सूर्य की दूरी हो जाएगी दोस्तों। और जो द्रव्यमान के अनुसार है तो बुध, फिर उसके बाद दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार सॉरी दोस्तों यहां पे शुक्र मैंने लिख दिया था, यहां पे आएगा मंगल, फिर आएगा शुक्र, फिर उसके बाद आता है दोस्तों पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है दोस्तों अरुण, फिर आता है वरुण, एवं फिर उसके बाद आता है दोस्तों शनि, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति। और दोस्तों अब इसके बाद अपन चलते हैं परिक्रमण के अनुसार, काल के अनुसार। तो दोस्तों जो ये परिक्रमण काल का अनुसार है वह सूर्य से दूरी के अनुसार जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य से दूरी जो हमारा तीसरा नंबर है दोस्तों, वह हमारा परिक्रमण काल एकदम सेम टू सेम है। सूर्य से दूरी आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, फिर प्लूटो, वो नेपच्यून, प्लूटो ऐसे हो जाते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों परिक्रमण काल के अनुसार हो जाता है। और जो दोस्तों परिभ्रमण है वह दोस्तों जो है द्रव्यमान उसका जस्ट अपोजिट होता है। द्रव्यमान का अपोजिट जस्ट परिभ्रमण होगा। मतलब दोस्तों जो हमारा बृहस्पति जो सबसे लास्ट में था वह बृहस्पति हमारा सबसे शुरू में आ जाएगा, बृहस्पति। फिर उसके बाद दोस्तों जो इधर साइड से हमारा फिर शनि, फिर अरुण, वो वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस तरह से दोस्तों हमारा परिक्रमण काल में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा परिक्रमण जो है जो दोस्तों परिभ्रमण जो है वह दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार कार्य करेगा, एवं जो परिक्रमण काल जो है वह सूर्य से दूरी के अनुसार पर रहेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह ट्रिक टाइप से है, इसको समझे रहिएगा दोस्तों। अब कक्षों के झुकाव दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में हमारे कक्षों के झुकाव के अनुसार एवं घनत्व के आधार पर बहुत अधिक बार पूछता है दोस्तों, तो इन दोनों को जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो कक्षों के झुकाव के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो जो दोस्तों सबसे कम झुकी हुई है दोस्तों वो है शुक्र जो है उसका झुकाव सबसे कम है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों वरुण, फिर आता है अरुण, फिर आता है दोस्तों सॉरी दोस्तों इसके बाद शुक्र के बाद आता है दोस्तों अपना बृहस्पति,
बृहस्पति, फिर आता है दोस्तों बुध, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, शनि, वरुण, फिर आता है दोस्तों अरुण। तो दोस्तों इसमें थोड़ी कंफ्यूजन वाला रहता है दोस्तों, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। तो दोस्तों इसको जरूर सुधार लीजिएगा। कक्ष के झुकाव के अनुसार जो है दोस्तों, वह सबसे कम जो झुका हुआ है दोस्तों तो वह है शुक्र, और जो सबसे अधिक झुका हुआ है दोस्तों वह है अरुण। तो इसलिए इसे कभी कभी दोस्तों लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आता है सबसे लास्ट में दिशा के अनुसार पे। तो दोस्तों हमारे जो ग्रह हैं उनमें शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी जो ग्रह होते हैं उनका घूर्णन एवं परिक्रमण एक ही दिशा में होता है दोस्तों। तो शुक्र एवं अरुण को छोड़कर दोस्तों, इन दोनों को छोड़कर दोस्तों जो भी हमारे 6 ग्रह हैं उनका जो घूर्णन एवं परिक्रमण जो है वह एक ही दिशा में होता है। और दोस्तों ये जो दोनों ग्रह हैं, ये हमारे दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज चलते हैं, एवं जो अन्य ग्रह जो हैं वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हमने जो भी जानकारी थी ग्रह और एवं सूर्य के बारे में, सौर मंडल के बारे में दोस्तों, अब अगले पार्ट में हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों आप जरूर सूर्य एवं ग्रह के बारे में समझ गए होंगे आशा करता हूं, और जो भी जानकारी आपको लगी होगी तो वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, आपको पूरी किताब लास्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि यह मेरे लिए नहीं है तो हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के लिए यह काम आ जाए, तो दोस्तों आप जरूर इस जानकारी को अपने दूसरे दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं एक एक चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।